हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 8। ये क्लास नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए गाइस, हमने इनपुट आउटपुट CPU है ना, मेमोरी यूनिट, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए गाइड करता है। यह हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है और यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। बेसिकली देखिए, अगर आपके पास ये CPU है, ठीक है, आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस है, सब चीज है, आपने नया कंप्यूटर लिया है बिल्कुल, और आपके पास सारी चीजें हैं, तो क्या आप इसे चला सकते हैं? ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर वे सभी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो हमारे दिखते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर CPU। ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी हार्डवेयर होती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जब तक हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर होंगे नहीं, तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं करता है। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या काम करना है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हैं? 2+2 कराते हैं। तो कैलकुलेटर के अंदर ये जो 2+2 हो रहा है, ये होकर जाएगा, और ये कंप्यूटर के अंदर जो CPU है, उसका ALU जो पार्ट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उससे बताएगा हार्डवेयर को कि उसे दो को और दो को जोड़ना है। तो वो जोड़ने के बाद आपका आउटपुट जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं सॉफ्टवेयर, जिससे हार्डवेयर मिलके सॉफ्टवेयर के साथ काम कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, ये हार्डवेयर के साथ काम करते हैं, बिना इनके हार्डवेयर कोई काम नहीं करता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका MS वर्ड हो गया टाइपिंग के लिए, एक्सेल हो गया आपका शीटें बनाने के लिए, पावर पॉइंट हो गया आपका PPT बनाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसा कि आपका विंडोज हो गया, ठीक है, लाइनेक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई और सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस के ड्राइवर, है ना, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस। ये सब सिस्टम यूटिलिटीज के ही पार्ट होते हैं। हम आगे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है हार्डवेयर और यूजर, है ना, जो यूज करने वाला होता है कंप्यूटर को, उसे क्या कहते हैं? यूजर। उसके बीच ब्रिज का काम करता है, यानी कि एक पुल का काम करता है। यह सिस्टम को चालू करना, प्रोग्राम को रन करना, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे आपके विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मोबाइल के लिए बनाया है और गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मैक ओएस जो है ये मैकिंटोश ओएस है, ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, डिस्क क्लीनर। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करता। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में लिखा जाता है OS। ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, जैसे कि विंडोज। अब विंडोज जो है ये डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। देखिए कितने प्रकार की आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम
आते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रकार हैं। एक है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब है एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है, एक ही यूजर उसको चला सकता है। ठीक है, एक यूजर एक समय पर एक ही काम कर सकता है, जैसे एमएस डोस। अब एमएस डोस का फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इनके द्वारा बना हुआ, और डोस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कमांड बेस्ड था। कैसा था? कमांड लाइन इंटरफेस था इसके अंदर, कमांड लाइन इंटरफेस। यानी कि इसके अंदर जो भी काम होता था वो कमांड से करना पड़ता था हमें। इसे हम CUI भी कहते थे, करेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में आप मल्टी यूजर पर काम कर सकते हैं, जैसे लाइनेक्स है, विंडोज है। मल्टी यूजर का मतलब है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यूजर एक समय में इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर हो जाते हैं। और लाइनेक्स और विंडोज, देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, लाइनेक्स इसे लिनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था सन 1991 ईस्वी में। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इसको यूज कर सकते हैं, इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। लाइनेक्स एक सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। इसके कई सारे वर्जन आते हैं, जैसे उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, लाइनेक्स मिंट, काली लाइनेक्स, ये कई सारे इसके वर्जन आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है लाइनेक्स की कि इसके अंदर वायरस नहीं आते, और जितने भी हैकर्स हैं वो लाइनेक्स को ही प्रीफर करते हैं। और ये बहुत ज्यादा हैंग नहीं होता है, और ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से हैक कर लेता है, क्रैक कर लेता है। लाइनेक्स को क्रैक करना मुश्किल होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैकर लोग यूज करते हैं। एक तो फ्री होता है इसलिए भी, दूसरा इसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। फिर आया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज की तरह GUI बेस्ड होता है। देखिए GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स नहीं है यानी कि ये कैसा है? ये पेड है, इसे आपको खरीदना पड़ता है। 1968 ईस्वी में इसे केन थॉमसन और डेनिस रिची ने बनाया था। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर इसको बनाया था। डेनिस रिची जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सी लैंग्वेज को भी बनाया। अगर पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया है, तो वो है डेनिस रिची। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों ने मिलकर बनाया था, कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने। देखिए इसके बाद में एक ये कर्नल है। कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन हिस्सा होता है। देखिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, जैसे एमएस वर्ड हमें यूज करना है, तो एमएस वर्ड कहाँ चलेगा? ये हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर विंडो इंस्टॉल हो गई, उसके बीच में कर्नल सॉफ्टवेयर और यूजर को मैनेज करता है, इधर से हार्डवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मीडिएटर की तरह ये काम करता है। तो कर्नल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच मीडिएटर का काम करता है। शेल क्या होता है? देखिए शेल जो होता है ये लाइनेक्स के अंदर एक यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ हार्डवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कर्नल से या हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेल से बात करता है, और सेल कर्नल को कमांड देता है, कर्नल हार्डवेयर से काम करा के देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम्युनिकेट करके हार्डवेयर से काम करवा लेते हैं। शेल बेसिकली एक कमांड इंटरफेस होता है, जहां पे आप कमांड लिखते हो कि क्या काम कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या मतलब है? देखिए जैसे आप अगर सऊदी जाओगे, है ना, दुबई या सऊदी जाओगे, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया के। आपको क्या आती है? हिंदी आती है। ठीक है, और वहां पे जो दुबई में या सऊदी में रह रहे हैं शेख लोग, उन्हें जो है अरबी आती होगी, वहाँ की अराबिक लैंग्वेज। आपको अराबिक नहीं आती है, तो आप एक ऐसा बंदा ढूंढोगे जिसे अरबी भी आती हो और हिंदी भी आती हो। ठीक है, तो आपकी भाषा सुन के वो हिंदी आपको अरबी में बता देगा, और आपकी अरबी की वो भाषा सुन के आपको हिंदी में बता देगा, है ना। तो ये एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है? हिंदी और अरबी को ट्रांसलेट कर रहा है ना। तो इसे क्या कहेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे।
वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है क्या करता है, बाइनरी भाषा को समझता है। किसे समझता है? बाइनरी भाषा को समझता है। और हमें बाइनरी नहीं समझ में आती। हमें क्या समझ में आती है? इंग्लिश समझ में आती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश को ट्रांसलेट करा लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करा लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन दोनों लैंग्वेज को, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज की तरह हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्जन करते हैं, उन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं ये तीन है होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। देखिए, असेंबलर जो होता है ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर जो है ये सी, सी प्लस प्लस को करता है कंपाइल। इंटरप्रेटर पाइथन, जावा, इनको ये इंटरप्रेट करता है। ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंबलर के बारे में। देखिए, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब जो ये मशीन लैंग्वेज होती है इसे ही हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। और इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, लो लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लेवल है? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है हमारी? असेंबली लैंग्वेज को सोर्स प्रोग्राम और कन्वर्ट होने के बाद बने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। जो कोड लिखा हुआ होगा असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा? असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा हुआ होगा उस कोड को हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। सोर्स कोड, है ना, क्या कहते हैं? सोर्स कोड। जो हमने लिखा है और जो इसने ट्रांसलेट होने के बाद में, जो बाइनरी में जो ट्रांसलेट होने के बाद आएगा बाइनरी कोड जो इसका होगा उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहेंगे उसे? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करा जाता है और ऑब्जेक्ट कोड जो है डायरेक्टली मशीन एक्सेस कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। देखिए, नाम में लिखा हुआ है कंपाइल करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज कर देता है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज होगी जैसे सी, सी प्लस प्लस, है ना, या पाइथन, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए। तो अगर उसका आपने 1000 लाइनों का कोड लिखा है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड है उसके, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कंपाइल कर देता है। क्या करता है? एक बार में ही कंपाइल कर देता है। यानी कि एक बार में ये 1000 लाइनों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। ये सबसे तेज ट्रांसलेटर होता है। इसके विपरीत ये जो इंटरप्रेटर होता है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है? लाइन बाई लाइन ट्रांसलेशन करता है, स्टेप बाई स्टेप करता है। हाई लेवल जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, है ना, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर आपका कोड 1000 लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइनों का कोड है, तो ये क्या करेगा? ये 1000 बार में उन्हें ट्रांसलेट करेगा, 1000 बार में ट्रांसलेट करेगा। यानी कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा ना, तो इसलिए ये 1000 बार में करेगा। और जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही कर देता, एक बार में सिर्फ ये एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि एक लाइन को ये एक बार में एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। ठीक है। करता ये मशीन लैंग्वेज में ही है, बाइनरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ये हाई लेवल प्रोग्राम है। जैसे ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ मैन ए बराबर 25, ये पूरा कोड है। अब इसको हमने ट्रांसलेटर प्रोग्राम के अंदर डाला, कंपाइलर, कंपाइल करके इसे लो लेवल प्रोग्राम में या बाइनरी लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट कर दिया, और इस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। और ये जो कोड है इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, सोर्स कोड हो गया ये। इंटरप्रेटर इसे इसमें एक लाइन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, 3 बार में ट्रांसलेट करेगा। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ होता तो उसे ट्रांसलेट करता, कंपाइलर एक बार में कर देगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की जरूरतों को पूरा करने के ताई बनाए जाते हैं। इनका उपयोग विशेष कार्यों जैसे डॉक्यूमेंट को बनाना, फोटो को एडिट करना, गेम खेलना और इंटरनेट को ब्राउज करना होता है। देखिए, जैसे फोटो की एडिटिंग करनी है तो सबसे बेहतरीन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? सब लोग जानते हैं कि एडोब कंपनी का फोटोशॉप है ना, ये फोटो की एडिटिंग के लिए बनाया गया है। क्रोम जो है ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है, इंटरनेट चलाने के लिए, है ना। इंटरनेट ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं इंटरनेट को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप अपने रिज्यूमे, एप्लीकेशन, टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग हो जाती है। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए, जनरल पर्पस एप्लीकेशन ये हमारा एमएस वर्ड होता है, जिसके अंदर हम टाइपिंग, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग, इसके अंदर हम शेप लगा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, है ना, बुक्स लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम पेपर बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिज्यूमे लिख सकते हैं। ये होता है एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम टेबल फॉर्मेट में अपने डेटा को बना के रखते हैं, जैसे पूरे स्कूल के बच्चों का डेटा है, उनका नाम हो गया, उनका पिता का नाम, उनकी मम्मी का नाम, कौन सी क्लास में है, फोन नंबर, उनका एड्रेस, तो ये शीट बन जाती है। पावर पॉइंट जो होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन बना के पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने पावर पॉइंट के अंदर बनाया हुआ है। स्लाइड्स बनती हैं और इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये डेटाबेस होता है। इसके अंदर डेटा, जैसे आपका ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप के, एडमिशन फॉर्म, तो उनका जो डेटा तैयार होता है वो डेटाबेस में रखने के लिए एमएस एक्सेस होता है ये। जीमेल है, ये ईमेल भेजने के लिए एप्लीकेशन है, इस पे आप अपनी ईमेल भेज देते हैं एक दूसरी जगह पे। अब नेटफ्लिक्स है, ये एक मोबाइल ऐप है, इसमें आप फिल्में वगैरह देखते हैं, वेब ऐप, लैपटॉप वगैरह में भी देख सकते हैं। अब गूगल डॉक जो आया है ये क्लाउड बेस्ड है, जैसे एमएस वर्ड है ये ऑफलाइन काम करता है, ये ऑनलाइन काम करता है, ठीक है। पीडीएफ रीडर हो गया, गूगल ड्राइव हो गई, कोरल पेंट हो गए, ओडासिटी हो गए, ये ऑडियो पे काम करने के लिए यूज होता है। ये आउटलुक हो गया, एमएस ऑफिस का क्लाइंट वर्जन है जो डेस्कटॉप में या लैपटॉप में यूज होता है ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए। नेक्स्ट होते हैं देखिए हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो उससे बचाने के लिए हमारे कंप्यूटर में होते हैं एंटीवायरस, फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजर, डिवाइसेस, अगर जैसे हम कीबोर्ड लगा रहे हैं, माउस लगाते हैं, तो इनके प्लग एंड प्ले ड्राइवर होते हैं। कैसे होते हैं? प्लग एंड प्ले, इन्हें लगाते ही ये चालू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्रिंटर लगाया, ठीक है, तो प्रिंटर का आपको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है और फिर इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ये एक अलग हार्डवेयर है कंप्यूटर और वो दूसरा हार्डवेयर है। उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। डिस्क मैनेजर या आपके डेटा जो स्टोर होता है हार्ड डिस्क में उसको मैनेज करते हैं। गूगल ड्राइव अब क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। विनजिप ये आपकी जिप फाइल को खोलने और बनाने के लिए यूज होता है। देखिए, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, अगला पॉइंट हमारा शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूजर कुछ समय के लिए फ्री में यूज करता है, और अगर यूजर को फुल फीचर्स यूज करने हैं तो उस सॉफ्टवेयर का उसे लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। जैसे विन आर ए आर, कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम है, मतलब ये ट्रायल बेसिस पे मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने 1 मंथ का ट्रायल लिया, 1 मंथ आप इसे फ्री यूज कर सकते हैं, आफ्टर डेट आपको इसे क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर को जिन्हें हमें परचेस करना पड़ता है उन्हें हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर थे और ये है हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ओ एस एस, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, ओ एस एस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को पूरी तरह फ्री में मिलते हैं। इसे आप लाइफ टाइम तक बिना कोई पेमेंट किए, ठीक है, यूज कर सकते हैं। ना ही किसी लाइसेंस की आपको जरूरत होगी और ना ही आपको किसी को इसकी पेमेंट करने की जरूरत है। जैसे बीएलसी मीडिया प्लेयर है, वीएलसी मीडिया कंपनी को बहुत सारी कंपनी ने लाखों रुपए दिए, करोड़ों रुपए की पेशकश की, लेकिन वीएलसी मीडिया बनाने वाले ने इसे बिल्कुल फ्री रखा है, ना ही इस पे कोई ऐड आता है, और बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। एडोब का एक्रोबेट रीडर है जो हमारी पीडीएफ फाइल को पढ़ने के काम में आता है। ऐसे ही लिब्रा ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस आपको ओ लेवल में पढ़ने को मिलेगा।
ये भी बिल्कुल क्या है, OSS सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका GNU लाइसेंस के अंतर्गत आपको फ्री में मिलता है। वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और लाइफ टाइम इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। फिर होते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर में परमानेंटली इंस्टॉल रहते हैं। इसका काम होता है उस हार्डवेयर को कंट्रोल करना और मैनेज करना। जैसे वॉशिंग मशीन की चिप है, मोबाइल का बायोस है ना, ये फर्म के द्वारा ही बनाकर उसके अंदर इंस्टॉल करके आते हैं, तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे कहते हैं? देखिए, अगर कोई हमारा, पायरेसी का मतलब है बिना अनुमति या उसके लाइसेंस के सॉफ्टवेयर को कॉपी या डाउनलोड करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस जो है हमें ये खरीदना पड़ता है। ये 4500 रुपये से लेके 14,000 रुपये तक इसके अलग अलग टाइप के लाइसेंस आते हैं। तो आप इसे किसी वेबसाइट से जाके पायरेटेड इसकी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, जहां पे आपको इसका क्रैक वर्जन मिल जाएगा। ये इलीगल एक्टिविटी होती है, कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन माना जाता है। इलीगल सॉफ्टवेयर यूज करने पर आपको हैवी फाइन्स या लीगल एक्शन भी कंपनी ले लेती है, क्योंकि आपने उनके सॉफ्टवेयर को पायरेटेड करके यूज किया है, उनको पैसे नहीं दिए हैं, जिस वजह से वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही चलाने चाहिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते हैं, तो उसका आप ओपन सोर्स अल्टरनेटिव ढूंढ लें कि इस काम को करने का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, और उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लें। जैसे FMS ऑफिस का जो अल्टरनेटिव है वो है लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस यूज कर लो। विंडोज है, विंडोज हमें खरीदनी पड़ती है। अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो आप लाइनेक्स को यूज कर लो। लाइनेक्स ओपन सोर्स है, इलीगल नहीं है, वो फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं अगर आपको फ्री में सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो लाइसेंस लो। आज की इस वीडियो में यही समाप्त होती है गाइस। ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था, ठीक है। और इस चैप्टर की जो MCQ की क्लास है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। अगर आप इसके बाद में उन प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 200 MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं उसको यहाँ आई बटन पर लगा दूंगा। आप यहाँ जाके MCQ क्लासेस भी जरूर देखें। और इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।